का वीडियो है समसामयिक घटना चक्र 2020 वर्षिकांक, और यह घटना चक्र सीरीज यानी करेंट क्विज का दूसरा वीडियो है। और घटना चक्र करेंट क्विज का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट क्विज घटना चक्र का दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके बारे में जानते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 यह करेंट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। नई शिक्षा नीति 2020 यह 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके विशेष में है कि वर्ष 1985 के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। और इसके अंतर्गत बच्चे के पहले 3 वर्ष के प्री स्कूलिंग तथा पहली व दूसरी कक्षा में पढ़ाई होगी। यह 3 से 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कवर करेगा यह फाउंडेशन। और प्राथमिक में देखेंगे तो उसमें हो जाता है कि दूसरे वर्ग में तीसरे, चौथे और पंचवीं की पढ़ाई होगी, जिसमें प्रयोग के माध्यम से विज्ञान, गणित एवं कला इत्यादि विषयों को पढ़ाया जाएगा। और यह 8 से लेकर के 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कवर करेगा। और माध्यमिक स्तर पर देखेंगे तो इस वर्ग में 6ठी, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई होगी, जिसमें अनिवार्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह 11 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को कवर करेगा। और सेकेंडरी स्टेज के एजुकेशन जो होगा, इसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी, जिसमें छात्रों को विशेष विषय चुनने की आज़ादी होगी और पाठ्यक्रम रटने के स्थान पर ध्यान आधारित होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2+3+5+4। और इसके बारे में कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था और 10+2 के स्थान पर नई पद्धति 5+3+3+4 होगा। और इसके विशेष में देखेंगे कि कक्षा 5 या फिर राज्य सरकार चाहे तो 8वीं तक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। और त्रिभाषा फार्मूला चुनने के अधिकार राज्यों को होगा। और स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम लागू होगा। और स्नातक पाठ्यक्रम के पढ़ाई 3-4 वर्ष की होगी। और अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पर डिप्लोमा और 3 वर्ष पर डिग्री प्राप्त होगी। और 4 वर्ष के पढ़ाई करने पर रिसर्च योग्यता के साथ डिग्री प्रदान की जाएगी। और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। और एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। और 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात पीएचडी या फिर डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में फरवरी और जून 2020 के अवधि के लिए किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर को।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग 26 जुलाई 2020 को, और इसके जारी करता है, यानी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग को जारी करता नीति आयोग भारत सरकार, और इसके अवधि रहा फरवरी जून 2020 की। और शीर्ष 5 ज़िले हैं आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में, जिसमें पहला है बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? तो बीजापुर उड़ीसा में हो जाएगा। और दूसरा है री-भोई। री-भोई कहाँ है? तो मेघालय में। और तीसरा है बहराइच। बहराइच जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और चौथा नवादा। नवादा यह बिहार के ज़िला है। और पांचवा में मेघा। मेघा जो है वह पंजाब के हैं, मेघा। और इसका मानदंड क्या रहा? तो इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित है, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास इत्यादि इसके मापदंड हैं। और इसी के मापदंड पर आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग तैयार किया जाता है। और इसके प्रथम रैंकिंग में कौन है? जनवरी 2018 में जारी किया गया था प्रथम रैंकिंग। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग के प्रथम रैंकिंग जनवरी 2018 में जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में कम विकास करने वाले जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंडसैट 2020 का आयोजन किया गया है? इंडसैट 2020, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंडसेंट परीक्षा का आयोजन होगा। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम को 23 जुलाई 2020 को यह कार्यक्रम स्थापित किया गया था। और इंडसेंट क्या है? इंडसेट प्रथम इंडियन स्कोलॉजिस्ट असेसमेंट टेस्ट 2020, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रथम इंडियन स्कोलॉजिस्ट और इंडसेंट परीक्षा 2020, जिसमें नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के 5000 छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया था। और इससे संबंधित कार्यक्रम क्या है? तो द स्टडी इन इंडिया इससे संबंधित कार्यक्रम है। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, और जिसके तहत विदेशी छात्र भारत के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुजरात में। कहा जाता है कि आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ 24 जुलाई 2020 को गुजरात में किया गया था। और इसके शुभारंभ करता है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और इसकी अवस्थिति है आनंद, गुजरात में। और एकीकृत बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तहत यह संबंधित मिशन है। अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ। और इसके स्थापना करता होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। और इसका उद्देश्य है किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर के देश में मीठी क्रांति लाना। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस राज्य
के द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। और गोधन न्याय योजना इक्कीस जुलाई 2020 हरेली त्यौहार के दिन शुरू किया गया था और छत्तीसगढ़ में यह योजना शुरू किया गया, गोधन न्याय योजना। और इसके शुभारंभकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और इस योजना के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पशुपालन को लाभकारी बनाना और राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। और इसका प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन हेतु 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गोबर की खरीद करना, गोधन न्याय योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च 2020 तक भारत में रूफ टॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 मेगावाट। और कहा जाता है कि रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 17 मार्च 2020 तक 1922 मेगावाट हो गया है। और इसमें वित्तीय सहायता 1874.39 करोड़ रुपया लगभग इस क्षेत्र में जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि 38वां प्रश्न है कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। कहा जाता है कि रंजन गोगोई को 16 मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया और पदभार ग्रहण किए थे 19 मार्च 2020 में। 16 मार्च 2020 के मनोनीत किया गया और 19 मार्च को पदभार ग्रहण किए थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश 3 अक्टूबर 2018 में 46वां मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बने थे। और राज्यसभा में सदस्य मनोनयन के संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्य को नामित कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के अनुभव रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इसका विशेष है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। और 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया था इन्होंने। और 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे ये। और 16 मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया के एक और कदम के रूप में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस का प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी एनटीपीएस का शुभारंभ 23 जुलाई 2020 को प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण तथा वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य है वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना
और मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना से प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत किया गया, यानी नेशनल ट्रांजिट सिस्टम NTPS का शुभारंभ मध्य प्रदेश और तेलंगाना से किया गया। अगला प्रश्न है कि दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्यांग जन से। और इसके बारे में कहा जाता है कि दिव्य कला शक्ति यानी अक्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन। पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन 12 मार्च 2020 को किया गया था और यह आयोजन कलाइवनार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया था। और यह आयोजन के यानी कि दिव्य कला शक्ति आयोजन के आयोजककर्ता राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIEPMD चेन्नई द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी इत्यादि क्षेत्रों में दिव्यांग जनों द्वारा क्षमताएं प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक अपराधों को बालकों का संरक्षण नियम 2020 देश में कब लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मार्च 2020 को। और इसके बारे में कहा जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 9 मार्च 2020 को लागू किया गया। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार इसका प्रायोजक है और केंद्र एवं राज्य स्तर पर आयु सम्मत शैक्षिक सामग्री एवं पाठ्यक्रम तैयार करना इसका प्रावधान है। लैंगिक अपराध के संरक्षण नियम 2020 का प्रावधान है। और शैक्षिक सामग्री के माध्यम से बच्चों के होने वाले लैंगिक अपराधों के रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को बढ़ावा देना है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी प्रावधानों पर कठोरता लाना है और राज्य सरकारों द्वारा बाल उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता पर आधारित बाल संरक्षण नीति बनाने का निर्देश देना है और पीड़ित बच्चों को 30 दिन में मुआवजा भुगतान करना है। बाल संरक्षण नियम 2020 के तहत। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में किस राज्य द्वारा लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को अनुमोदित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 13 मार्च 2020 को मंजूरी दी है और यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया और इसका 15 मार्च 2020 को अध्यादेश का प्रख्यापन किया गया। और इस अध्यादेश यानी कि संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हड़ताल, दंगा, बंद, तथ्य संबंधी लोक अशांति, प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों के व्याहत करना और इसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखना। और इसका उद्देश्य दूसरा है कि लोक या फिर निजी संपत्ति के क्षति की वसूली का बंद करना। अगला है कि क्षतियों में अनुसंधान करना और तथ्य संबंधी प्रतिकार अधिनियमित करने हेतु दावा प्राधिकरणों का गठन करना। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड TRIFED द्वारा जनजाति उद्यमियों को परिवर्तन के लिए कौन सा प्रयोग लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक फॉर ट्राइबल। और इसके बारे में कहा जाता है कि टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम
19 मार्च 2020 को जारी किया गया और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके जारीकर्ता थे। टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम के जारीकर्ता ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इससे संबंधित मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय के साथ विभिन्नता तकनीकी संस्थाएं जैसे कि IIT, IIM आदि। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत नामांकित 5 करोड़ आदिवासी में क्षमता विकास एवं उद्यमिता कौशल को प्रदान करना है। और इसका कार्यक्रम 30 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 120 सत्र में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए किस कोष का गठन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड क्या है, देखते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। पीएम केयर फंड का गठन 28 मार्च 2020 को किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको गठित किया गया। और पीएम केयर फंड का पूरा नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि। पीएम केयर फंड का पूरा नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि, और इसका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान देना। और इसका विशेष में देखेंगे, पीएम केयर फंड के विशेष में क्या है कि इस कोष का गठन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया है और इस कोष के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री तथा सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह एवं निर्मला सीतारमन हैं। और पीएम केयर फंड का बैंकिंग पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान NOTO के द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र को। कहा जाता है कि अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष राज्य में महाराष्ट्र अग्रणी है और इस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करता राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण गठन यानी NOTO है। और इसका विशेष क्या है, यानी अंगदान क्षेत्र में विशेष हो जाएगा कि वर्ष 2019 में मृतक अंगदान के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा और पुणे, नागपुर, औरंगाबाद शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं। और इसका विशेष में देखेंगे, इसका विशेष हो जाएगा अंगदान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTO और क्षेत्रीय स्तर पर कौन काम कर रहा है? क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण गठन रोटो जो है वह क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहा है और NOTO जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। और राज्य स्तर पर काम कर रहा है राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी SOTO। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में खोला गया। यह 14 अप्रैल 2020 को खोला गया था। और जानवरों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और इसका कारण है कि जानवरों पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इसको खोला गया था।
और इसका विशेष है कि ध्यातव्य है कि अमेरिका के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद से ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने देश के अभयारण्य और चिड़ियाघरों को अलर्ट कर दिया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां उन जानवरों को रखा जाएगा जिसमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि 27 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 तैयार करने की स्थापना किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। टीम 11 क्या है? टीम 11 की स्थापना 27 मार्च 2020 को किया गया था और टीम 11 गठन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा और इसका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना टीम 11 का उद्देश्य है। और टीम 11 है यह 11 स्तरीय विभागीय समिति है और प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य के एक वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अध्यक्ष होंगे। और पहली समिति राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और विभिन्न राज्य के सरकारों के साथ समन्वय के लिए गठित किया गया है। और दूसरी समिति इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में सरकार और जिला स्तरों को जुड़ी विभिन्न समस्याओं को समाधान करेगी। अगला प्रश्न है कि 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार या पेश किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय औद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। और कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया और यह लॉन्च 30 जून 2020 को किया गया था और इसके लॉन्चकर्ता थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और यह पाठ्यक्रम तैयार और पेश किया गया है भारत औद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा। और भारत रैंकिंग 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। और यह पाठ्यक्रम BSc डिग्री है और उन छात्रों के लिए जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा के स्तर पर अंग्रेजी और गणित के पढ़ाई के साथ साथ 12वीं कक्षा पास कर ली हो और किसी भी संस्थान में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो। और यह कार्यक्रम संचालित होगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और इसका उद्देश्य है कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को आकर्षित करना, जहां पर डिजिटल साक्षरता की पहुंच न्यून है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? रीवा सोलर प्रोजेक्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। और रीवा सोलर प्रोजेक्ट 10 जुलाई 2020 को लोकार्पण किया गया था और यह लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और इकाइयों की संख्या देखेंगे तो 3 प्रत्येक इकाई के विद्युत उत्पादन क्षमता यानी 250 मेगावाट स्थित है। और कुल क्षेत्रफल रीवा सोलर प्रोजेक्ट कुल क्षेत्रफल यानी 1500 हेक्टेयर, प्रत्येक इकाई 500 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और प्रोजेक्ट विकास करता है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी RUMASL, एक संयुक्त उपक्रम है। और संयुक्त उपक्रम के रूप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ACCI सेकी का संयुक्त उपक्रम है। और इसका विशेष में हो जाएगा जैसे एशिया के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा सोलर प्रोजेक्ट
और इस परियोजना से प्रति वर्ष 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन उत्सर्जित में कटौती होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? जोरम मेगा फूड पार्क, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। ऑप्शन डी इसका और जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री वर्चुअल सम्मेलन के द्वारा किए हैं और 20 जुलाई 2020 को यह सम्मेलन किया गया था। जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन 20 जुलाई 2020 को किया गया और यह मिजोरम राज्य में किया गया और मेगा फूड पार्क की लागत राशि 75 करोड़ रुपया है। एरिया में 55 एकड़ में फैला हुआ है जोरम मेगा फूड पार्क और फूड पार्क से 25,000 किसानों को लाभ होगा तथा इस क्षेत्र में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर तक नल से साफ पानी का पानी पहुंचाने के लिए जलापूर्ति परियोजना के आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। और मणिपुर जलापूर्ति परियोजना के आधारशिला रखा गया है 23 जुलाई 2020 को और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया मणिपुर जलापूर्ति परियोजना के आधारशिला। और परियोजना के अंतर्गत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और परिव्यय राशि कुल न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ लगभग 3,054.58 करोड़ रुपया है। और इसका विशेष है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध कौन लगाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। कहा जाता है कि नागालैंड में कुत्तों के मांस पर प्रतिबंध लग गया है और कुत्ते के मांस का आयात व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है नागालैंड के द्वारा। और यह निर्णय मुख्यमंत्री न्यूफियो रियो के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा लागू किया गया और 3 जुलाई 2020 को यह निर्णय लागू किया गया था। इस निर्णय को लागू करने के पीछे भारतीय पशु संरक्षण संगठन के अपील पर यह लागू किया गया, कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और नागालैंड से पूर्व मिजोरम राज्य ने मार्च 2020 में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, मिजोरम ने, नागालैंड से पहले। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुभारंभ किया गया है? विद्यादान 2.0 शुभारंभ किया गया, यह किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ 22 अप्रैल 2020 को किया गया और यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था विद्यादान 2.0 का शुभारंभ। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों, विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई शिक्षण सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और डिजिटल शिक्षा को पूरा करने के लिए किया गया था।
और इसका विशेष क्या है कि विद्यादान ई शिक्षण सामग्री के विकास एवं योगदान का एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में भारत के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। कहा जाता है कि PFC और PNBPCL के बीच MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 26 मई 2020 को किया गया था और यह विद्युत मंत्रालय से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और PFC क्या है उसके बारे में जानते हैं। PFC है ऊर्जा वित्त निगम। PFC जो कि भारत की एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है यानी NBFC है। और NBFCL क्या है? NBFC क्या है? तो NBFC मध्य प्रदेश सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, NBPCL है। और समझौते के तहत क्या है कि मध्य प्रदेश में PFC द्वारा कुल 22,000 करोड़ रुपए के 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना का वित्त पोषण किया गया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का टैगलाइन क्या है? इस ऐप का टैगलाइन क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान का अपना वाहन। इसका टैगलाइन है। और किसान रथ मोबाइल ऐप 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया और यह नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किसान रथ के टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। इस मोबाइल ऐप का टैगलाइन है किसान का अपना वाहन और इसके विकास करता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा बनाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना। और किसान रथ ऐप पूरे भारत में उपयोग के लिए 8 भाषा में उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय ने किस तिथि को वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत किया है? वेबिनार में देखो अपना देश की शुरुआत कब किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2020 को। कहा जाता है कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत 14 अप्रैल 2020 को किया गया था और इसके उद्घाटनकर्ता थे प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और वेबिनार श्रृंखला क्या है कि देखो अपना देश, इसका उद्देश्य वेबिनार के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत के गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना। और प्रथम वेबिनार का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका शीर्षक है सिटी ऑफ सिटीज यानी दिल्लीज पर्सनल डायरी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इनमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 गो के। और इसके बारे में कहा जाता है कि 18 अप्रैल 2020 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूची जारी किया गया था और सूची यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या कितना है? तो 13 है। और सूची जारी किया गया था प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा। और इसका उद्देश्य भारत के विविध राज्यों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने और उनका संरक्षण करने के लिए। और इसका विशेष है कि यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक भाग है।
अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना यानी एमपी लैंड्स को स्थगित करने का निर्णय लिया है। एमपी लैंड्स को कब तक स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए। कहा जाता है कि सांसद निधि योजना स्थगित करने का निर्णय 6 अप्रैल 2020 को लिया गया और यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया और यह निर्णय प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2020 से और अवधि 2 वर्ष के लिए 2020-21 और 21-22 के लिए यह सांसद निधि योजना स्थगित किया जाएगा। और योजना स्थगित क्यों की गई है इसके बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वित्तीय फंड जुटाने हेतु यह योजना को स्थगित कर दिया गया है और इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2020 को। और भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान 10 अप्रैल 2020 की शुरुआत किया गया था और इसके शुरुआत करता थे रमेश पोखरियाल निशंक यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। और इस अभियान का उद्देश्य है कि भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और देश भर में बौद्धिक लोगों से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने के लिए सुझाव देना। और सुझाव देने की अंतिम तिथि थी 16 अप्रैल 2020 और इसका विशेष है कि इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कहता है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इसका विशेष क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसके विशेष में देखेंगे कि मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक मैसूर के सदियों पुराने शिल्पों का आयोजन होगा और वेबिनार का आयोजन तिथि 15 मई 2020 को किया जाएगा और संबंध मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक मंत्रालय से संबंधित है पर्यटन मंत्रालय। और किस श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया है, तो देखो अपना देश के तहत क्राफ्ट ऑफ कारवां कर्नाटक श्रृंखला आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य है कि भारत के समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करना और पर्यटकों को आगंतुकों को इसका अनुभव कराना। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।